क्या आपको पता है कि मार्क ज़करबर्ग ने अपने हॉस्टल रूम से फेसबुक कंपनी स्टार्ट की थी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये कंपनी पहले दिन से ही सक्सेसफुल रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी टेक स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए हैं, उनमें से मैक्सिमम स्टार्टअप्स की जर्नी कुछ इस प्रकार की रही है, जहां वो एक सर्टेन पॉइंट से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं और उसके बाद जर्नी में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। अमेरिकन ऑथर हार्वर्ड लव ने स्टार्टअप्स की इस जर्नी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने इसे स्टार्टअप जे कर्व का नाम देते हुए जर्नी को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला स्टेप है क्रिएशन। ये किसी भी स्टार्टअप की सबसे पहली स्टेज होती है जब फाउंडर्स के पास सिर्फ एक आइडिया होता है। कंपनी की टीम बहुत छोटी होती है और फाउंडर्स फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन इस स्टेज पर फंड्स यानी कि पैसे कहाँ से आते हैं? बहुत सारे केसेस में फाउंडर्स अपना खुद का पैसा यूज करते हैं और कई बार इन्वेस्टर्स भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं और उन इन्वेस्टर्स को कंपनी में एक स्टेक मिल जाता है। इन इन्वेस्टर्स को वेंचर कैपिटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। वीसीज यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट यूजुअली ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी तो लॉस मेकिंग है, लेकिन फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का पोटेंशियल रखते हैं। जब ऐसे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है तो उस स्टार्टअप के लिए ये टाइम बहुत एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फाउंडर्स के पास अपने स्टार्टअप का आइडिया ही होता है और उस आइडिया के बेसिस पर फंडिंग मिलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी होते हैं जिनको इस स्टेज पर फंडिंग नहीं मिलती। इसके बाद सेकंड स्टेज है रिलीज। ये वो स्टेज होती है जब स्टार्टर्स अपने आइडिया का एक इनिशियल वर्जन अपने टारगेटेड कस्टमर्स के लिए लॉन्च करते हैं। काफी स्टार्टअप्स को इस स्टेज पर भी फंडिंग मिलती है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो कई फेमस स्टार्टअप्स के नाम हमारे सामने आते हैं, जैसे कि एयरबीएनबी, व्हाट्सएप, फेसबुक एटसेट्रा। इन सभी स्टार्टअप्स ने पहले अपने प्रोडक्ट को रिलीज किया और उसके बाद इन्हें फंडिंग मिली थी। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनका इनिशियल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इसका ऑपोजिट होता है। लेकिन ये वो स्टेज होती है जब फाउंडर्स को थोड़ा आइडिया और साइंस मिल जाते हैं कि उनकी टीम की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और वो क्या बना सकते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि जब किसी स्टार्टअप का इनिशियल प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होता तो फिर इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कैसे कर देते हैं? इसका रीज़न ये है कि जो इन्वेस्टर्स सक्सेसफुल टेक बिजनेस में अर्ली स्टेज पर इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको फ्यूचर में अपने इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स रिस्क लेकर इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज है मॉर्फ। इस स्टेज पर स्टार्टअप्स को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अपने आइडिया को प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में लॉन्च करने के बाद यही वो समय होता है जब उनको ये पता लगता है कि ये आइडिया रियल वर्ल्ड में कितने अच्छे से काम करेगा। और मैक्सिमम केसेस में पहले वर्जन को रियल वर्ल्ड में एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। कुछ केसेस में उनको स्मॉल चेंजेस करने की ज़रूरत होती है, जबकि कुछ केसेस में कुछ बड़े चेंजेस करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस कस्टमर फीडबैक को देखते हुए कई स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट में इतने चेंजेस कर देते हैं कि जब हम उनके फर्स्ट वर्जन को उनके फाइनल वर्जन के साथ कंपेयर करते हैं तो यकीन नहीं होता कि ये दोनों एक ही स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक की शुरुआत कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक सोशल नेटवर्क के रूप में हुई। मिंत्रा ने अपनी जर्नी एक कस्टम टी शर्ट प्रिंटिंग कंपनी के रूप में स्टार्ट की। जोमैटो की शुरुआत रेस्टोरेंट्स मेन्यू और कॉन्टैक्ट बुक के रूप में हुई। लेकिन अगर आज हम इन प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो हमें इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए किसी भी स्टार्टअप का प्रोडक्ट जब अपने फाइनल वर्जन में पहुंचता है तो उससे पहले उसमें अलग अलग स्टेजेस में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेज है बिजनेस मॉडल। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स के बाद फाइनली प्रोडक्ट का फाइनल वर्जन हमारे सामने आता है जो कस्टमर्स की नीड को सॉल्व करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंपनी प्रॉफिट कैसे अर्न करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस मॉडल के बारे में तो फाउंडर्स को कंपनी स्टार्ट करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि बिना बिजनेस मॉडल के एक कंपनी स्टार्ट करना कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। लेकिन टेक डोमेन में मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। सबसे पहले आपको ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, उनका अटेंशन ग्रैब करना होता है। बाकी सारी चीज़ें बाद में भी की जा सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फेसबुक की बात करें तो ये तब भी फ्री था जब ये स्टार्ट हुआ था और आज भी फ्री है। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट के बाद उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि इसको प्रॉफिटेबल बनाने का सबसे अच्छा तरीका एड्स ही है। इसके बाद फिफ्थ स्टेज है स्केल। यही वो स्टेज है जहां पर रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है।
अगर कंपनी ने अब तक अच्छे से प्लानिंग की है और उसी हिसाब से डिसीजंस लिए हैं, तो अब कंपनी की ग्रोथ जर्नी स्टार्ट होती है। जब बात ग्रोथ या स्केल करने की आती है तो टेक कंपनीज में ट्रेडिशनल कंपनीज के बजाय चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से काम करती हैं। एक नॉर्मल बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फाउंडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करना होता है, लेकिन टेक स्टार्टअप्स के केस में ऐसा नहीं होता और छोटी टीम के साथ भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैकडॉनल्ड्स को एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे रियल एस्टेट परचेज या रेंट करना, सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप करना, एम्प्लॉयज़ को हायर करना, एट्सेट्रा। इसके ऑपोजिट अगर हम फेसबुक की स्केलिंग की बात करें तो जब फेसबुक के टोटल यूजर्स 1000 से बढ़कर 10,000 हो गए थे तो कंपनी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑलमोस्ट सेम ही थे। ग्रोथ और स्केलिंग का ये पोटेंशियल ही टेक कंपनीज को दूसरी कंपनी से अलग बनाता है और इसी वजह से इन्वेस्टर्स लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स में भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब एक बार प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है तो उसकी स्केलिंग में फिर उतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। कुछ लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी क्रेजी लग सकती हैं, क्योंकि जिस कंपनी के पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं है या फिर जिसके पास एक फुल्ली फंक्शनल प्रोडक्ट भी नहीं है, वो कंपनी इन्वेस्टर्स का बहुत सारा फंड यूज़ कर रही है। और कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज सर्वाइव ही नहीं कर पाती क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको एक्सपेक्टेड कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन जो कंपनीज सक्सेसफुल होती हैं उनमें मिलने वाले रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए वीसीज जिन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं उनमें से अगर बहुत कम स्टार्टअप्स भी सक्सेसफुल होते हैं तो वो बाकी सारे फेल्ड स्टार्टअप्स के लॉस को कवर कर देते हैं। इसके बाद 6th स्टेज है हार्वेस्ट। ये वो स्टेज है जब एक स्टार्टअप सच में एक कंपनी बन चुका होता है, एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, जिसके पास एक एस्टैब्लिश बिजनेस है और बाकी सभी चीज़ें भी सही तरीके से चल रही हैं। और यही वो समय होता है जब बहुत सारी ऐसी कंपनीज अपना आईपीओ लाती हैं और इसी स्टेज पर हमारा जे कर्व एंड हो जाता है। लेकिन हकीकत में ये इतना आसान और सिंपल नहीं होता जैसा हमने अभी डिस्कस किया। किसी भी कंपनी को अपने ऑपरेशंस के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी इन्वेस्टर्स से जो फंड्स रेज करती हैं वो फंड्स जब खत्म हो जाते हैं तो फिर कंपनी या तो अपने प्रॉफिट्स की हेल्प से चलती है या फिर और ज़्यादा फंड्स रेज करती है। आईपीओ की हेल्प से भी कंपनीज फंड रेज करती हैं, इसलिए बहुत सारी कंपनीज 6th स्टेज तक आने से पहले ही अपना आईपीओ लॉन्च कर देती हैं। अगर हम कुछ ऐसी कंपनीज का एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें Amazon, Uber, Zomato एटसेट्रा शामिल हैं। अब चलिए स्टार्टअप्स के इस जे कर्व के बारे में ये 3 ज़रूरी बातें समझते हैं। बहुत सारी कंपनीज का कर्व ऊपर जाने से पहले ही डाउन चला जाता है। काफ़ी कंपनीज इस पूरे जे कर्व के दौरान फंड रेज करने की कोशिश करती हैं। जे कर्व के किसी भी पॉइंट पर कंपनी सक्सेसफुल या फिर फेल भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार हमने ये डिस्कस किया कि एक स्टार्टअप की आइडिया से लेकर आईपीओ तक की जर्नी कैसी होती है। ये वीडियो ग्रो डाइजेस्ट का एक पार्ट है जो सारे ग्रो यूजर्स को उनके ईमेल पर भेजा जाता है। अगर आप भी इस डाइजेस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके सब्सक्राइब कर लें, या फिर आप www.grow.in/digest विजिट करके भी ग्रो डाइजेस्ट को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म भी दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.